अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अतहर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज हम सब बहुत लकी हैं क्योंकि आज हमारे पास पाकिस्तान के पहले हैट्रिक होल्डर जलालुद्दीन मेरे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप पे चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। उस हवाले से बात करेंगे, इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और आगे कैसे देख रहे हैं टीमों को, ये कौन सी थ्रू हो जाएंगी फाइनल्स में। ओवरऑल भी रिव्यू करेंगे हम टी20 वर्ल्ड कप का। उसके साथ साथ हम परफॉर्मेंसेस को भी देखेंगे कि कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंसेस क्या आई हैं और इसमें जो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो बड़े वाइटल रहे विनिंग एंड लूजिंग के लिए। जब भी हम क्रिकेट में बात करते हैं, विन एंड लूज दो ही चीजें होती हैं, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। लेकिन अब ये स्टेजेस जो आ गई हैं सेमीफाइनल की, इसमें हम या तो जीतेंगे या घर वापस आ जाएंगे। सो ये सिलसिला जुड़ा रहेगा। जलाल भाई, आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम, अपने यूट्यूब चैनल पे। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शुक्रिया फैजल अतर भाई, आपने इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। और मुझे खुशी है कि आप यूट्यूब चैनल आपने भी शुरू किया है और अच्छी बातें इंशाल्लाह करेंगे लगता है इस पे। तो आपका इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जलाल भाई, आपसे ये बात मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एक ग्रुप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान टॉप पॉइंट्स टेबल पे मौजूद है, सारे मैच जीत के 10 पॉइंट्स के साथ। न्यूजीलैंड ने 8 पॉइंट के साथ इधर स्टैंडिंग कर रही है। जबकि दूसरे पूल की हम बात करते हैं, जो टफ पूल था और डेथ पूल के नाम से भी मशहूर हो गया था, तो वहाँ पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 8-8 पॉइंट के साथ मौजूद है। और उसके साथ साउथ अफ्रीका, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका आ जाएगी, उसके भी 8 पॉइंट है। स्लाइटली मार्जिन के साथ वो रन रेट की वजह से बाहर हुई है। लेकिन ये अब हम चार टीमों के साथ रहते हैं। इंग्लैंड की टीम को आप कैसा देख रहे हैं, और या ओवरऑल इन चारों टीमों को आप कैसा देख रहे हैं? सेमीफाइनल्स कैसा एक्सपेक्ट करेंगे आप? हाँ, इसमें देखें जारे चारों टीमें सेमीफाइनल में आई हैं तो वो अब अच्छा खेल के ही आई है ना। तो टीमें तो सारी अपनी जगह परफॉर्म कर चुके हैं, मगर उसमें डिफरेंट सिचुएशन रही है डिफरेंट टीमों के साथ। जैसे पाकिस्तान कोई मैच ही नहीं हारी है थ्रू आउट, और जो मैच जीते हैं वो भी स्ट्रेट ही जीते हैं। मतलब उसको हम कहेंगे स्मूथ सेलिंग जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैचों में तकरीबन वही हुई है। तो इन्हें तो अभी मुश्किल वक्त देखना मिला नहीं है ड्यूरिंग द मैचेस। और एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देके यानी हार जीत के वहां पहुंची है। और इंग्लैंड भी मोर और लेस उसकी सेम पोजीशन थी मासेवास्ती के लास्ट मैच, जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी उसमें, वो मैच हारे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अच्छा मैच हारा भी है पाकिस्तान से, और फिर बाद में अच्छे भी खेलते रहे और ज़ाहिर है इंडिया को उन्होंने हराया। तो जो दो टीमें जिनको हम कहेंगे जी थोड़ा सा लड़ के या मुश्किल से मेहनत करके वापस कम बैक करके आई हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। और इंग्लैंड और पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि अब तक जिन्होंने उन्होंने जो क्रिकेट खेली है बड़ी स्मूथ खेल ली है, और उन्हें कोई बहुत हर्डल्स नहीं आई मैचों को जीतने के लिए। आसानी से ज़्यादातर मैच जीते हैं और प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ उन पे इस दौरान। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट भी है, और ये इसको हम अगर देखें सेमीफाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि आप जब बहुत अच्छा करते आ रहा हो तो एक तो लॉ ऑफ एवरेज भी लग जाता है, दूसरा ये है कि अभी तक आपने अपने आप को अंडर प्रेशर चेक नहीं किया है। सब चीजें अच्छी होती रही है। पाकिस्तान की तो खास तौर से मैं बात करूंगा कि पहले मैच से पांचवें मैच तक कोई ऐसा बड़ा मौका नहीं आया जिसमें ये लगे कि पाकिस्तान पे प्रेशर आया या मैच उनके हाथ से जा रहा है। तो स्मूथ हुआ। तो अब अगर मैं पहले पाकिस्तान को ले लूं तो उसमें यही होगा कि पाकिस्तान जैसे खेलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी पाकिस्तान ने अच्छा किया वो टूर्नामेंट में आने के बाद हुआ है। उससे पहले की जो भी सीरीज आप सिचुएशन देखेंगे तो वो सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, और वो तो शिफ्ट मैं यही कहूंगा कि शाहिनशाह अफरीदी के जो पहले 2 ओवर हैं उससे ही सारा कुछ हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज डेवलप हुई जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान से। अब मगर एक अच्छी बात है हो गई, और बहुत ही अच्छी हो गई कि जिस तरह से सारे मैचेस जीते। तो अब इसलिए इनके लिए सेमीफाइनल मुश्किल बड़ा टफ होगा कि इन्हें, मैं यही चाहूंगा या पाकिस्तान टीम खुद भी ये चाह रही होगी कि ये जिस तरह आसानी से जीतते हुए आए ये सेमीफाइनल भी इन्हें इसी तरह खेलते हुए मिले कि इन्हें कोई मुश्किलात में नहीं आना पड़े। तो ये फिर इस मैच को जीत सकते हैं। कहीं अंडर प्रेशर आएंगे तो फिर मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आदत खत्म हो गई अंडर प्रेशर आने की। जो वो पहले 5 मैच जीते हैं वह स्मूथली जीत लिया है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को हर चीज उसके फेवर में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें और पाकिस्तान की सेमीफाइनल की बात करें तो एच पाकिस्तान को है, इस लिहाज से कि उनका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया, उनके पास ऑप्शन ज्यादा है बॉलिंग के, उनके हर बैट्समैन ने
जब जिसको मौका मिला परफॉर्म किया। ना खाली अब पहले ये हो रहा था कि हम बाबर आजम और रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी पे रिलाई करेंगे, वो चीज़ भी हमें थोड़ी सी नज़र नहीं आई। बाद में सबने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, हारिस रऊफ ने भी परफॉर्म किया, शोएब मलिक ने भी करा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक टीम के लिए, किसी भी अच्छे मैच को जीतने के लिए। मगर आपको पता है कि सेमीफाइनल मैच सबसे मुश्किल मैच है इस पूरे टूर्नामेंट का। आप जीत जाए तो वाह वाह, फाइनल में आ जाएंगे, नहीं आ रहे तो आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस है वो तकरीबन जीरो हो जाती है। तो इसलिए टफ चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। मगर मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को एज है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी मुश्किल टीम है जो किसी भी सूरत में, कैसी भी सिचुएशन हो, वो इतनी आसानी से मैच हारती नहीं है। अब जबकि उन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया तो जाहिर है उनको भी बड़ा बूस्ट मिला है, और जो उन्होंने लड़ लड़ा के मैच जीते हैं और अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को देख लिया है, तो इस लिहाज से वो भी एक अपनी जगह एक बेस्ट टीम बन गई सेमीफाइनल में। दूसरी तरफ आ जाए तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तो इंग्लैंड में खासतौर से जो उनके ओपनर है वो रन बना रहे हैं अपना, नाम भूल गया उनका, जॉस बटलर, जॉस जॉस बटलर। जॉस बटलर इस पर नंबर 1 प्लेयर बने हुए हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उस पर बहुत रिलाई कर रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में कभी कभी एक्सपोज हुआ है इंग्लैंड, मगर उनकी बॉलिंग फील्डिंग ओवरऑल एक टीम बेस्ट टीम है। मगर न्यूजीलैंड क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियन भी रही है टेस्ट मैच की, और वो बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, T20s में भी वो करती आ रही है, तो दे बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स। मगर न्यूजीलैंड को थोड़ा सा मैं एज दे दूंगा कि वो इनके साथ वैसे तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी फाइनल में बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ था। तो बैटिंग में थोड़ा सा बीच में इंग्लैंड को अगर मुश्किल आई तो आ सकती है, अदरवाइज उनकी बैटिंग भी सही है, इधर न्यूजीलैंड की भी बैटिंग सही है, बॉलिंग का भी ऑप्शन उनके पास है। तो एक टफ कंपटीशन है सबका, चारों टीमों का। एग्जैक्टली। और उसमें अगर एज की बात करते हैं तो मैंने पाकिस्तान को बता दिया कि वो एज है, और न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज दूंगा क्योंकि वो इनसे हमेशा से टफ मैचेस खेले, और अब उनका भी कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, और उनकी बैटिंग में भी डेप्थ है। तो अब मैच डे वाला डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें किस तरह लोग चीज़ों को ग्रैब करते हैं, किस तरह से अगर कहीं प्रेशर आता है तो उसको बेयर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि T20 में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसे टफ कंपटीशन, सेमीफाइनल मैचेस हैं, सारी अच्छी टीम है, जीतना मैच डे पे मैं तो ज्यादा रिलाई करूंगा कि उस दिन किस तरह। और यहाँ हमने देखा है कि टॉस भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, टॉस से भी फर्क पड़ रहा है, तो ये भी एक लक वाला फैक्टर भी रहेगा। बिल्कुल लक वाला फैक्टर रहेगा। और इससे इससे पहले हम मजीद फर्दर आगे बढ़े, मैं आपको ये भी शेयर करूंगी आईसीसी T20 की जो रैंकिंग थी बिफोर दिस वर्ल्ड कप, उसमें इंग्लैंड नंबर 1 था, इंडिया नंबर 2 था, और पाकिस्तान नंबर 3, और न्यूजीलैंड भी काफी नीचे नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 7 था। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया T20 फॉर्मेट में आप समझते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव रहा है, जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में खेल रहे हैं उसमें एडम जम्पा ही एक फायद बॉलर हैं जो सबसे अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। वेर एज अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की हम बात कर लेते हैं तो वार्नर हुए या फिंच हुए, वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। बोल दो कि बिट एंड पीसेस में उन्होंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के बैट्समैन खासतौर पे ओपनर्स की रही है वो ज्यादा बेहतर है। जबकि इस वर्ल्ड कप को ओवरऑल भी देखा गया तो जलाल भाई हमने ये देखा है कि इसमें ओपनर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंसेस करते रहे। मतलब ओपनर्स के हवाले से अगर हम बात करें या बॉलर्स के हवाले से बात करें, दोनों तरफ जा रहे हैं, और प्लस टॉस, ये 3 फैक्टर्स मेजर नजर आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं इनके कंपैरिजन के हिसाब से? देखिए, जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मगर अगर आप एज ए इंडिविजुअल प्लेयर देखें, दे ऑल आर क्वालिटी प्लेयर। हमारे यहाँ जैसे बाबर आजम को हम क्वालिटी प्लेयर कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एक दुनिया में एक स्टैंडर्ड के तौर पे नापा जाए तो वो क्वालिटी प्लेयर है। इसी तरह मगर ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरह के प्लेयर्स आ जाए, अगर डेविड वार्नर की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल है, वो आके T20 मैच को चेंज भी कर सकते हैं, और वो अगर जहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है वो भी कर सकते हैं। फिंच इतना नहीं कर रहा है, मगर जंपा की बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, और उनकी फास्ट बॉलिंग तो वैसे ही अच्छी है ही ऑस्ट्रेलिया की। तो एज ए प्लेयर तो सारे क्वालिटी के, मगर शायद T20 में वो उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं रही है पिछले दिनों में। मगर जब इतना बड़ा इवेंट आ जाता है और एक एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जो सेमीफाइनल स्टेज है, वहाँ हर चीज फिर वो चीज काउंट होने लगती है जो जो जिसमें जो क्वालिटी होती है। एज ए टीम तो वो खेल ही रहे हैं, वैसा उनमें ऐसा परेशानी हमें नजर नहीं आई जैसे हमने
बांग्लादेश की टीम देखी, वो एज ए टीम लगी नहीं खेलते हुए। इसी तरह हमने आखिर में इंडिया को भी मुश्किलात आई, शुरू में तो बिखर से गए थे, मगर फाइनली चलो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। मगर वो दे आर द क्वालिटी टीम, मतलब यस। इवन आप अगर हार गई इंडिया की टीम, मगर हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो टीम अच्छी नहीं थी। अब जैसे मैंने बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ या जोर डाल रहा हूँ मैच डे पे, तो मैच डे में एक दो गलतियों से भी मैच निकल जाता है, या एक दो बॉल अच्छी पड़ सकती है, जो कि इंडिया के केस में हुई जब पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग कर दी 2 ओवर शहनशाह अफरीदी ने, उससे एकदम से मैच चेंज हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर उस तरह देख रहा है कि T20 में इतना अच्छा उनकी बैटिंग वैटिंग नहीं करी, मगर एज ए टीम दे आर ऑलवेज टफ टीम। और पाकिस्तान उस कैटेगरी में नहीं आती है, मगर जो परफॉर्मेंस है अब इन्होंने विद इन द टूर्नामेंट दी है, तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एज है। और इनको मगर वही फॉर्म, वही पैटर्न और उसी तरह का मोमेंटम मेंटेन रखना होगा अपना मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और टॉस को ज्यादा दिमाग में ना बिठाएं, अगर जीतते हैं तो गुड है, अगर दिमाग में बिठा लिया तो टॉस ही ले बैठेगा आपको, क्योंकि टॉस का थोड़ा रोल है वहां पे, क्योंकि बाद में बॉलिंग करना भी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो उसके लिए जरूरी यही है कि अगर पहले भी बैटिंग आए पाकिस्तान को करनी पड़े, तो एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा, ताकि बॉलिंग के पास बाद में स्पेस हो, ताकि अगर वो अगर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, और अगर मैं ये बात करूं पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को एडवांटेजेस बाबर आजम और रिजवान की सूरत में मिले, लंबी पारी दी, और इन दोनों का बड़ा एंकर रोल रहा इन द बैटिंग। डिसएडवांटेजेस जो आपने बात की है, लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ, और वहाँ पे अभी क्वेश्चंस हैं कि क्या वो बेहतर है, सलाहियतों के हिसाब से तो बेहतर है। बॉलिंग हमारी टेस्ट हो चुकी है, फील्डिंग हमें दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एज अ यूनिट खेल रही है, और नीचे तक उनकी पूरी टीम टेस्ट हो चुकी है। कई मैचेस में नीचे तक बारी आई है उनकी। सो पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने एक अच्छा काम ये किया कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ रहे, चेंज नहीं की, ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं किए। दूसरा ये एडवांटेज पाकिस्तान को रहा जो हमें नजर आता है कि एक प्लेयर बहुत लंबा खेला है, और हमने अभी तक ये नहीं देखा कि बाबर और रिजवान अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल सही है। जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ अभी, उसका मकसद यही था कि आपको मैं कह रहा हूँ ना कि जैसा खेलते हैं वही कंटिन्यूटी रहनी जरूरी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ओपनर्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया, और फिर अगर नीचे किसी वक्त जरूरत पड़ी, विदाउट प्रेशर पड़ी है, जो कि शोएब मलिक वगैरह है, वो इतना बड़ा प्रेशर किसी पे नहीं आया, तो वो भी परफॉर्म करते गए। तो वो अच्छी बात है। मगर अब तक ये वाली बात जो है कि जो जल्दी सपोज 3 जल्दी आउट हो जाए, एक मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान क्या बिहेव करेगा, हमें ये मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो चीज चल रही है, बाबर आजम और रिजवान अच्छा स्टार्ट दें, तो वही होना चाहिए इस सेमीफाइनल में भी। रोल थोड़ा बहुत सा अच्छे, रोल हाँ। रोल बहुत और अच्छे हाँ, डिफाइन हुए हैं मेरे और ख्याल में और जहाँ पाकिस्तान टीम में। तक हाँ जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो तो जाहिर है बना हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। जो पहला अपॉर्चुनिटी जिसको मिलनी चाहिए थी उन्हीं को तकरीबन मिली, और वो परफॉर्म कर गए, टीम जीतने लगी, तो इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। मगर एक तरह से ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है, कभी आपको किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बिल्कुल खेला ही नहीं होता। क्योंकि मैं समझ रहा था कि शायद 2 मैच जो आसान वाले थे उसमें एक आध किसी को ट्राई करके देख लेंगे, ताकि वो एक्चुअल इवेंट में खेले, चाहे ज़रूरत ना पड़े फाइनल में, मगर वो मैच खेला हुआ हो, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से ज़रूरत पड़े तो वो बिल्कुल फ्रेश आके फाइनल या सेमीफाइनल ना खेल रहा हो। मगर ऑस्ट्रेलिया को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनके बहुत से मुश्किल मैच में सबको ट्राई हो गया, जो कि एक एडवांटेज है। तो अब जो बात तुमने कही है वही मैं भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम स्मूथ निकल जाए तो अच्छा है, अप एंड डाउन वाले मैच में जरा पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी। हाँ किस्मत हाँ जरूर साथ देती है उस उन हाँ लोगों का जो बहादुर होते हैं। तो हम अगर ये बात कर ले तो टॉस बड़ा वाइटल हो जाएगा, मुझे लगता है पाकिस्तान टॉस जीत जाएगा सेमीफाइनल में। इसके अलावा आपसे ये बात भी मैं करूंगा कि जैसे आपने बात की कि चेंज करने में, एक तो ये कि हमने चेंज नहीं की, नंबर टू कि अगर हम राइटी एंड लेफ्टी का कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर लें, बिकॉज फखर जमान कुछ रन्स उन पर ड्यू हैं, कुछ रन्स उनके आ नहीं रहे। अगर हम उनको ओपर कर देते हैं और रिजवान को अगर वन डाउन कर सकते हैं, तो विद इन द कॉम्बिनेशन जो मिसिंग परफॉर्मेंस लिंक है या वीकर लिंक है, तो उसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं सेमीफाइनल में। देखिए अभी इस तरह का रिस्क कोई लेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि देखिए सब चीजें सही हो रही हैं। अगर बीच में ऊपर नीचे हुआ होता, एक आध दफा बैटिंग फेल हुई होती, ये होता, तो
ये वाला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो सकता था, मतलब उसको एक्सेप्टेबल था। मगर मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे जब ओपनर्स ने हमें तकरीबन मोर और लेस अच्छा स्टार्ट दिया है, हम इसे सिर्फ लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में चेंज करें तो जरूरत नहीं है। हाँ, फखर आलम का रन ड्यू है और वो हम भी बड़े मैच के प्लेयर, तो सेमीफाइनल में हो सकता है कि अगर उनकी बारी आए तो वो अच्छा खेल जाए। मगर वो एज ए T20 प्लेयर तो हमेशा से अच्छे प्लेयर हैं, और हैं ही वो T20 के प्लेयर। उनको जबरदस्ती वनडे का ज्यादा प्लेयर बनाया जाता, मेरे हिसाब से T20 के अच्छे प्लेयर हैं वो। ये चीज अगर होती शुरू से हो जाती ना तो फिर तो सही था। अब क्योंकि टीम जीती हुई है, कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, सारे मैच जीती हुई है, अब इस वक्त किसी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। जहाँ 2-3 मैच ऊपर नीचे हुए होते तो उस वक्त तो ये छेड़छाड़ चल जाती, मगर अब मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये करेगी भी नहीं। क्योंकि सब चीजें जब फेवर में आ रही हैं तो अभी एक कहते हैं ना, एक टोटका भी चलता है ना, हर चीज सही हो रही है तो बस चलने दो, अभी अभी क्या उसको छेड़छाड़ करना। तो इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो सकता, मगर जरूरत नहीं महसूस हो रही। एज ए जहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ चीजें वर्क नहीं कर रही हो वहां थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। यहाँ तो वर्क कर रही है ना यार, हर चीज आपके मतलब की हो रही है, तो अभी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है। और खाली लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन से ही कोई हर चीज नहीं जीती जा सकती। एक एडवांटेज हो जाता है, बॉलिंग के लिए मुश्किल थोड़ी सी हो जाती है, मगर वो अगर आपको आसानी से वो चीज करने को हो रही है तो फिर तो सही है। तो मेरी जाती राय में मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कुछ छेड़ा जाएगा। हाँ, फखर जमान ऐसे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हुई जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अभी देखो टीम का हिस्सा तो बने हुए, जीत रही है टीम, तो होपफुली कि वो अगर मौका मिला तो इसमें कर जाए। बिल्कुल कर जाएंगे, और हमें बिल्कुल दुआगो भी हैं और फखर पे ड्यू भी हैं, और जिस तरह के वो प्लेयर है वो मैच इधर से उधर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। जिस दिन उनके बल्ले पे गेंदें आ गई सो बड़े यूजफुल हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, और हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर मैन ऑफ द मैच होता रहा। जहाँ पे हम बात करेंगे शोएब मलिक के अंदर आने की, या हारिस रऊफ को लेके काफी बात हुई है, आसिफ अली पे काफी बात हुई, लेकिन आसिफ अली की अगर हम बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उन्हीं का रहा, 357.14 के साथ वो टॉप पे है इस वर्ल्ड कप में। सो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस भी बहुत दी। आप एज ए एनवायरमेंट पाकिस्तान टीम का एज अ कोच कैसा देखते हैं? देखिए, जो इस वक्त की टीम की परफॉर्मेंस है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब सच बात तो ये कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह टीम लेटली चेंज हुई, फिर कोचेस भाग गए, और फिर टीम तो PCB मैनेजमेंट में चेंजेस आई, तो ये सारी वो चीजें थी जो एक अगेंस्ट टीम परफॉर्मेंस होती है। इस स्टेज पे ये चीजें होती हैं। मगर वो एरा तो खत्म हो गया जब टूर्नामेंट शुरू हो गया और टीम ने अच्छा करना शुरू कर दिया। तो इतनी जल्दी कोई बड़ी चेंज तो कोई ना मैनेजमेंट ला सकती, ना प्लेयरों में तब्दीली आ सकती है। 2-3 चीजें हैं जिससे कि टीम परफॉर्मेंस करने लगती है। पहली चीज ये होती है कि एक तो जिसे हम ड्रेसिंग रूम का माहौल कहते हैं वो अच्छा हो जाए, और अच्छा होने से मुराद ये होती है कि आप एज ए टीम एक ऑब्जेक्टिव पे सब खेल रहा हो, और सपोर्ट उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से हो, कॉन्फिडेंस दिला दिया गया। और कॉन्फिडेंस भी ऐसे मुंह से कहने से नहीं आता, आप कुछ आपका एक्शन होता है, वो एक्शन आप जब करते हैं या जो मुंह से कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो प्लेयर में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो मैं समझ सका हूँ वो वहां से आया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शाहिनशाह आफरीदी के उस स्पेल से। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से जो बिल्ड हुआ एक अगेंस्ट इंडिया, वो एक कैरी कर रहा है ये सारी चीजें। जब आप में कॉन्फिडेंस आता है तो जो आपने एक लफ्ज बहुत सुना हुआ है कि फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाए, हम फियरलेस क्रिकेट खेलें, तो वो फियरलेस मैं कहता हूँ आपसे, आप खेलें तो आपके अंदर जो खौफ है वो रहेगा अनटिल अनलेस कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो मुझसे कहा जा रहा है अगर मैं उसमें फेल भी हो गया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। वरना जो फेयर आता है, वो फेयर जब आता है जब एक प्लेयर जो जो उसको ये परसीव करे कि उसको जो काम दिया जा रहा है या जिस सिचुएशन में वो जा रहा है वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है और इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो वो फेयर में चला जाता, फिर वो अपनी जो अंदर 100% है वो नहीं दे पाता। तो ये चीज शायद निकली है, और ये निकालने के लिए किसी ने कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई और उससे ये चीज निकल गई। मगर जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हो गया। और इस टूर्नामेंट के हद तक तो मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उसमें जरूर कॉन्फिडेंस दिया हुआ टीम मैनेजमेंट ने, प्लेयर ने भी। आखिर में जब वो इंडिया का मैच जीते तो उनमें हिम्मत बढ़ गई होगी और एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ हुआ अचानक है, और इसको अभी तक फुली मैं तो नहीं समझ सका कि क्यों हुआ है, और एक दो चीजें जो मैंने आपको बताई है वो मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है।
जो अंदर बैठे हुए हैं वो सही से बता सकेंगे। अगर ये कभी मौका मिलेगा उनसे पूछने का तो पूछेंगे। तो अब ये देखना है कि इस मैच के बाद, जो सारे मैच जीतने के बाद, अब इसको अगर इस चीज को आपने करना है तो आखिर तक मेंटेन रखना है। ये चीज फाइनल जीतने के लिए तक आपको जाना पड़ेगा। दो अब चीजें और बात जलाल भाई आपसे पूछूंगा। एक तो इसी के हवाले से जो आपने बात की, इसमें मैथ्यू हेडन हो गए, फ्लेंडर हो गए, और खास तौर पे सकलैन मुश्ताक का रोल हो गया। जो आपने फेयरलेस की क्रिकेट की बात की है, प्रेशर या फेयर ऑफ फेलियर की बात की है, तो वो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है एज अ मैनेजमेंट। तीसरी बात जो आपने की है कि जिस अंदाज में हमारे पास चीजें जुड़ गई, तो कुदरती कुदरत भी फेवर कर रही है तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, दुआएं भी पाकिस्तान के पास शामिल है, तो वो भी फैक्टर है। सो इन लोगों का किरदार आप क्या देख रहे हैं? हालांकि ये ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास कुछ ज्यादा काम करने का, लेकिन सकलैन मुश्ताक मुझे जो लगता है वो, और मैथ्यू हेडन ने जो बात कही है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को करीब से देखा है फर्स्ट टाइम, सो वो बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स भी हैं उनकी कि पाकिस्तान जिस तरह जैलिन है, खास तौर पे स्पिरिचुअल चीजें भी उनके पास अराउंड नजर आ रही हैं। सो ये भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपनी वैल्यूज पे आने की, बीइंग एज अ मुस्लिम भी, और ठीक है ये हमारे अकीदे अलग है, क्रिकेट एक अलग चीज है, लेकिन अगर हमारे साथ इंटैक्ट हो जाती हैं तो रोल प्ले करती हैं। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट इतने कम टाइम में कोई तब्दीली तो नहीं ला सकती, जी बिल्कुल। ठीक है ना। मगर हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर अच्छी की होगी जो मैं समझ रहा हूँ, कि उन्होंने एम्पावरमेंट ऑफ प्लेयर कर दी। कि भाई, एम्पावरमेंट असल में बड़ा मेजर रोल प्ले करती है जब आप टॉप क्लास कोचिंग में जाते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने की होगी। और जो थोड़ा बहुत फ्रीडम, जिसे हम एम्पावरमेंट ही की शक्ल में कहते हैं, वो मिला। और फिर गुड लक, जिसे आप कह लेंगे, पहला मैच आप बहुत अच्छा जीत गए। ये सारी चीजें एक पैकेज के तौर पे आई जिससे कि टीम हो गया। मगर आप ये कहेंगे कोई उन्होंने आगे कोई इनको चेंज किया होगा, तो चेंज में नहीं किया, मगर समझदारी की उन्होंने। तो उन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, और उन्होंने कहा भाई खेलो अपना गेम, एम्पावरमेंट दे दी भाई, आप जो चाहते हो लो, और उसमें अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो वो उन्होंने जिस हद तक उनको समझ होगी उन्होंने दे दी होगी टाइम में। मगर हाँ, उन्होंने ये जरूर किया होगा कि एम्पावरमेंट दी है, जो कि एक बड़ा फैक्टर होता है टीम को जेल करने के लिए और टीम में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और वही वजह है कि उन्होंने उनको, उनकी टीम की परफॉर्मेंस उन्हें नजर आई और फिर उन्होंने उसको मेंटेन रखा। तो ये अच्छी बात है, और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। लेकिन जहां तक टीम की बात करेंगे, तो ये चीजें अराउंड रहेंगी उनकी, उनका उनका बिहेवियर्स कह लें, उनके रवैये या उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ इस रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे समझ में आता है, आप शायद इत्तेफाक करेंगे, सकलैन मुश्ताक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर तो नए थे और कोचिंग में भी नए हैं, लेकिन सकलैन मुश्ताक जो इनसाइड आउट प्लेयर्स को जानते थे, इसी कल्चर का हिस्सा थे, तो उनका भी किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि टीम नमाज भी पढ़ती हुई नजर आ रही है, डिसिप्लिन बहुत नजर आ रही है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो सारी पॉजिटिव चीजें उनके पास है। आप समझते हैं कि ये काफी इफेक्टिव होगा इनका सकलैन मुश्ताक का रोल इसमें, या हुआ होगा? देखिए, जब भी टीम परफॉर्मेंस करती है तो एज ए जर्नली तो क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को भी जाता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया ये तो हमें पता नहीं है अभी, मगर टीम परफॉर्मेंस कर रही है ये हमें पता है। जब टीम परफॉर्मेंस कर रही है तो आप उनका रोल माइनस नहीं कर सकते टीम मैनेजमेंट का, चाहे उन्होंने किया या नहीं किया, ठीक है ना। तो ये तो क्रेडिट तो जाएगा इस परफॉर्मेंस को देख के, टीम मैनेजमेंट को जाएगा। मगर हम दूसरी साइड से भी देख रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट इतनी लेट आई और उनके पास टाइम नहीं था ना, वो प्लेयरों के सही से नाम भी नहीं जानते होंगे जो हमारे फॉरनर कोच आए। मगर उन्होंने जो अच्छी बात की, वो जो मैं समझ रहा हूँ वो यही की है। और सकलैन मुश्ताक जो है वो जाहिर है समझदार तो है, मगर उनका कहीं ज्यादा उनका जिक्र आ नहीं रहा। यही ज्यादातर हमने देखा कि फ्लेंडर और मिथ्यू हेडन को वो दिखा रहे हैं ज्यादातर कोचिंग वोचिंग में। और इस सब बातों के बावजूद टीम ने परफॉर्मेंस दी है। टीम ने परफॉर्मेंस दी है तो क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को जाएगा हर हाल में। और जाहिर है कि कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जिससे कि टीम को कम से कम कॉन्फिडेंस मिला है, और टीम जो है वो एम्पावरमेंट दी है, तो उससे टीम अपना अंदर जो उनके है कैपेसिटी, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मुझ में जो कैपेसिटी है अगर मैं वो 100% डिलीवर करूं ग्राउंड में, विदाउट खौफ, फियर जिसे कहते हैं, तो किसी भी कोच के लिए इससे बड़ी चीज नहीं होती अगर वो ये करा ले। तो ये मुझे लगा कि ये हुआ है, जिसने जो कर सकता था उसने एफर्ट वो पूरी डाली है। इसी तरह हमने देखा कि
आसिफ अली ने भी परफॉर्मेंस कर दिया, शोएब मलिक भी कर गया, हारिस रऊफ भी कर गया अपनी पूरी एफर्ट डाल के। और फिर जाहिर है कि उनकी जब आप पूरा 100% देते हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है ज़्यादातर। तो ये चीज़ उन्होंने ज़रूर की है। मगर अगर आप उनको उस तरह से देखें कि वो आ गए और उन्होंने टीम में कुछ तब्दीली उस तरह की कर दी कि उनकी टेक्निक को सही कर दिया या उनको चेंज कर दिया या उनको कुछ कर दिया, वो नहीं, ये सब वही प्लेयर है। 6 दिन में 8 दिन में प्लेयर चेंज नहीं होता। अगर कोई एग्जैक्टली। डेवलपमेंट भी करनी है, अगर ये कर भी सकते हैं तो उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए। और अक्लमंदी यही होती है, कभी भी ड्यूरिंग द इवेंट कोई चीज़ चेंज नहीं की जाती। थोड़ा बहुत 19-20 चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है। चीज़ ये होती है कि आप अपना प्लान अच्छा करके और उसको डिलीवर कराएं, प्लेयर से डिलीवर करा दें, उनकी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर लें। ये एक बड़ी सक्सेस होती है कोच के लिए या कोच टीम मैनेजमेंट के लिए। तो ये हुआ है, ये चीज़ मुझे नजर आई है। तो इसको क्रेडिट हम देंगे, टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देंगे, इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। नहीं नहीं, आपके कहने के मुताबिक अगर हम समझ रहे हैं बात को, एग्जैक्ट यही पॉइंट है कि टीम मैनेजमेंट बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, और कोच एंड प्लेयर रिलेशनशिप विद द कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। आपकी स्ट्रेटेजी प्लान्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेयरलेस क्रिकेट यानी अपने प्लान्स जो भी हों उसको सपोर्टिव रोल भी देना चाहिए, और प्लेयर्स के जो रोल डिफाइन है उन पे स्टिक भी रहना चाहिए, और कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस भी देना चाहिए। यही वो वजूहत हैं कि जिसकी बुनियाद पे अब मैं जाऊंगा इंग्लैंड की तरफ कि नासिर हुसैन ने ये बात मेंशन की है, स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, अगर फाइनल में इंग्लैंड सामने आता है, पाकिस्तान और इंग्लैंड, तो मुझे डर है और ये लगता ये है, जो चीजें दिख रही है, कि पाकिस्तान इंग्लैंड को मार देगा। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरी बात जो इंग्लैंड के लिए है, जो बैड न्यूज है, वो ये है कि उनके रॉय जो ओपनर हैं वो अनफिट हो गए, इंजर्ड हो गए। सो इस अब क्या देखते हैं आप, जो कि ये फाइनल की तरफ ही जाके टकराव होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के बाद? अभी तो वो जरा हमें उस बात तो करना अर्ली हो जाएगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड की। अगर हम बात इंग्लैंड की टीम से करें, जैसे कि उनके ओपनर भी इंजर्ड हो गए हैं, वो जरूर देखें एक अच्छा प्लेयर का इफेक्ट तो टीम पे पड़ता ही है। मगर जो बड़ी टीमें होती हैं वो इस चीज को रिकवर भी अच्छा करती हैं। उन्हें पता होता है कि इसके किस तरह से इसको रिकवर करना है। तो इसलिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनके जाने से, इंजर्ड होने से। और पाकिस्तान टीम तो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, अभी भी अनप्रेडिक्टेबल थी कि जब शुरू हुआ तो कुछ और था। तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, किसी को भी हरा सकते हैं। और हमने वर्ल्ड कप 2019 में मेरे ख्याल है इंग्लैंड को हराया था, याद पड़ रहा है मुझे या नहीं हराया था। कुछ ऐसा हुआ था कि हम बाद में बहुत अच्छा खेलने लगे थे, शुरू में खराब खेल के। तो अब जिस तरह की चीजें अच्छी हो रही हो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। बात और करूंगा, ये बात तो हमारी डिफाइन हो गई और जबरदस्त हो गई, लेकिन एक खास आपके तजुर्बे से फायदा उठाते हुए एक सवाल और करूंगा कि पाकिस्तान टीम T20 फॉर्मेट में बहुत स्पेशल खेलती है, उसकी वजूहत क्या वही वजूहत हैं जो आपको एक्सपीरियंस भी है? जाहिर है कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट काफी अरसे से खेली जा रही थी, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। ये वो वजह है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और बेहतरीन रिकॉर्ड या रिजल्ट्स देता है T20 में, कि हमारी इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज लर्निंग बहुत हो गई है? एक बात ये। दूसरी बात मैं आपसे इसी साथ ये जोड़ूंगा कि लर्निंग टू लर्न या लेसन की जो बात है, जो पाकिस्तान टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, और हमने एक बात देखी, जब हम अपनी पॉलिसीज और डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंसेज में फर्क आ जाता है, अलॉन्ग विद द सपोर्टिव रोल। यानी हाई परफॉर्मेंस कल्चर अगर हो तो हम किसी से कम नहीं। देखिए ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं तो पाकिस्तान टीम में कभी देखने में आई नहीं है, ठीक है ना। ना है तो हमने कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाई है, चाहे वो सिलेक्शन हो या आपके जो प्लेयर्स के ग्रुप है उनको कंसिस्टेंसी देने के लिए उनके कंटिन्यूटी करी हो, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, 2-3 बातें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं पाकिस्तान में कि क्रिकेट एक, अगर मैं उसको सही लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो पागलों की हद तक खेली जाती है। यानी इतनी ज्यादा खेली जाती है कि आपको जब टैलेंट है वो कुदरती तौर पे आपको मिल रहा होता है। इसमें ना तो क्रिकेट बोर्ड कोई एफर्ट्स कर रहा होता है, ना जो और डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशन है वो कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे होते, उनके पास कोई प्लान नहीं होते। मगर इतना ज्यादा क्रिकेट खेलना है, आपको पता है कि क्रिकेट का जो तरीका है वो खेल के भी सीखता आदमी, खेल खेल के। हम जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे वहाँ कोचिंग का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, वो क्रिकेट खेलने से लर्निंग होती थी। तो एक तो पाकिस्तान को एडवांटेज है कि हर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है कि उनके पास टैलेंट तो आ ही रहा है, हालांकि उसकी ग्रूमिंग उस लेवल की नहीं है। तो
तो हमें ये एडवांटेज है कि टैलेंट की कमी नहीं है, हमेशा आया चला जाता है। अब हम उसे अगर और सही से चैनलाइज कर लें तो हम फिर किसी स्टेज पे जाके एक एक टॉप टीमों में आ सकते हैं। अभी हम टॉप टीम में फॉल नहीं करते, टॉप टीम में वही 4 ही टीम है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, उनके पास डेवलपमेंट बहुत क्वालिटी की है। गो के उनके पास टैलेंट हमारा जैसा नहीं है। हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, जैसे हम रॉ मटेरियल कह लो, मगर हमारी मशीन अच्छी नहीं है। उनके पास मशीन अच्छी है, जो भी टैलेंट मिलता है उसको वो एक क्वालिटी प्लेयर बना देते हैं। तो ये फर्क तो अभी है, मगर जो नेशनल टैलेंट है वो एक हद तक इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। आपको हाल में स्किल्ड प्लेयर होना है। अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे तो आप में वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो आप यू आर नॉट ए क्वालिटी प्लेयर। ये फ्लॉस तो हमारे पास है। अब आ जाएंगे हम T20 क्यों अच्छा खेलते हैं, उसकी कई वजह आते हैं। T20 एक तो आप कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है वो इतना काउंट नहीं होता, क्योंकि हमने वो जरूर क्रिकेट खेली है, मगर उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं रहा है जो कि आज के तौर में वो अप्लाई होता। बात यह है कि ये शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें आप में कमबैक का चांस नहीं होता। हम अभी जो हमारे प्लेयर डेवलप हुए हुए हैं, ये जो हमारे प्लेयर हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। मतलब जैसे T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, उनमें स्ट्रोक्स भी वो खेल लेते हैं, उनमें पावर हिटिंग का भी कहीं ना कहीं एलिमेंट मौजूद है। मगर अगर आप इनको वही ले जाएं टेस्ट मैच में, तो ये अच्छी टीम ही ज्यादा जीतेगी, बुरी टीम का चांसेस जीतने के बहुत कम होते हैं टेस्ट मैच में। तो इसलिए T20 में ये एलिमेंट अच्छी बुरी टीम का खत्म हो जाता है, और इसमें हम ज्यादा आइडियल हैं एज प्लेयर। T20 शॉर्ट फॉर्मेट में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेम्परामेंट कह लो या कंसिस्टेंसी कह लो जो हर लंबे क्रिकेट के लिए चाहिए होती है, वो हमें कमी है। तो हम इसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर लेते हैं। एक तो यही बड़ी वजह मुझे नजर आ रही है कि इस फॉर्मेट में वो बहुत बड़ा फर्क नहीं पता चलता अच्छे बुरे प्लेयर का, क्योंकि आप बहुत कम टाइम में हर चीज हो जाती है। तो वो एक अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं हमारा ये ट्रेंड भी सेट हो गया है कि इसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, तो नेचुरली फिर उसी तरफ ज्यादा रुझान प्लेयरों का हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि पाकिस्तान टीम T20 में अच्छा अपनी परफॉर्मेंस देती है। अगर अच्छी टीम होती तो फिर इन्हें सारे फॉर्मेट में अच्छा करना चाहता। तो इसलिए T20 की आप अच्छी टीम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसकी वजह से अच्छी बुरी टीम का फर्क खत्म हो जाता है, वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिल जाता है। और बॉलिंग में हमारा थोड़ा सा खासतौर से एडवांटेज रहा है, हमें हमेशा से हमारे पास ऑप्शन होते हैं स्पिनर्स के और इसके उसके, तो वो एक काम आ जाते हैं। क्योंकि T20 क्रिकेट में लोग अगर ये समझें, स्पिनर्स का भी उतना ही अहम रोल है जितना पेस बॉलर का, बल्कि मैं अगर कहूँ कि उससे ज्यादा अहम रोल होता है अगर क्वालिटी स्पिनर है। तो ये कुछ चीजें हमारे यहाँ नेचुरल आ जाती हैं, जैसे पेस बॉलर आ जाते हैं, या कोई उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, खुद ही आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हजारों लोग लाखों लोग खेल रहे हैं, तो जब आप प्लेयर आते हैं खेलने तो वो खुद ब खुद ही आपको मिल जाते हैं। अगर हम कहीं सही से इनको चैनलाइज कर लें, हाँ, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि एक सर्टेन लेवल टाइम के बाद हम एक क्वालिटी टीम बन सकते हैं। इसमें चांस पूरा मौजूद है। उसके लिए बहुत कुछ करने को जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। यानी कि हम बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट क्लब लेवल पे भी खेलते रहे और हर जगह पाकिस्तान में खेली जाती वो थी। थोड़ा बहुत उसका एडवांटेज जरूर हो सकता है, मगर उसकी रमजानों में भी मेजर बहुत ज्यादा क्रिकेट इंटर रही पाकिस्तान में। हाँ नर्चरिंग हाँ की बात कह लें, डिसीजन मेकिंग, और ये फॉर्मेट सूट करता है हमारी एबिलिटीज को, ये कह सकते हैं विद हाँ, दिस उसका उसका सिस्टम। रोल उसका रोल जरूर, मैं ये माइनस नहीं कर रहा। जो हमने रमजान में क्रिकेट खेलते हैं या हम पहले से बहुत खेल रहे हैं, वो रोल, उसका इम्पैक्ट जरूर कहीं ना कहीं आएगा। मगर ऐसा नहीं है कि उसी की वजह से हम अच्छे हैं, ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है। वो एक एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट यही है कि एक शॉर्ट फॉर्मेट है ये, और हमारे प्लेयर इसके लिए ज्यादा सूटेबल है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए। तो वो हमें एडवांस, फिर हमारे पास थोड़ा सा बॉलिंग का एडवांटेज हमेशा से रहा है, जिसमें कॉम्बिनेशन पेस बॉलिंग और वो सब कुछ रहा है। तो वो सारी चीजें मिलके हमें एक बेहतर टीम बना देती है T20 फॉर्मेट में। एग्जैक्टली तो जलाल भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और जब हम इस T20 वर्ल्ड कप को देखते हैं तो इस T20 वर्ल्ड कप में लेग स्पिनर्स काफी छाए रहे हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते रहे हैं सारी टीमों के। सो ये बात तो आपके साथ चलती रहेगी और मेरी दुआ भी है और हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान थ्रू हो जाए फाइनल में और फाइनल भी जीते। फाइनल के बाद मैं आपसे क्वेश्चन जरूर करूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद कुछ फर्क आएगा, और आएगा तो वो आना शुरू हो गया है जो हमें दिख रहा है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टूर 24 साल के बाद
टूर करने का ऐलान किया है। इसके बाद से वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान टूर पे आने के लिए तैयार है। सो इनके इम्पैक्ट भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप इंग्लैंड अमेरिका में क्रिकेट से वाबस्ता हैं और क्रिकेट में काम कर ही रहे थोड़ा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आगे भी प्रोग्रामों पे आते रहेंगे। और जो बेसिक चीज है वो समझने की है, देखें आपको दुनिया के साथ मूव करना होता है। एग्जैक्टली। अभी भी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जिन्होंने कि जी जिसने क्रिकेट खेली उसी उसको कोचिंग आती है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया में खत्म हो चुका है भाई ये कॉन्सेप्ट। कोचिंग एक अलग स्किल है, वो आपको सीखना है। और जो मॉडर्न डेज चीजें आ रही हैं जिसमें खास तौर से टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और वो किसी और फील्ड में भी आप चले जाएं, क्रिकेट या स्पोर्ट्स को छोड़ दें, जो एडवांसमेंट आ रही है आप उसको एट पार आपको होना पड़ता है। अगर आप एट पार नहीं है, यानी उसके लिए ट्रेनिंग आपने नहीं ली हुई है, उन उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर कभी भी ये समझ रहे हैं कि जी हम जीत लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। या हम परफॉर्म कर लेंगे, जीतने का लफ्ज तो गलत है, परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ चलना है। हम इसमें अभी बहुत पीछे हैं। अगर सही से क्रिकेट डेवलप होनी है तो जो मॉडर्न डेज की रिक्वायरमेंट है हमें वो पूरी करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। खुश आइन बात वही है जो मैं बार बार कहता हूँ कि रॉ टैलेंट हमारे पास मौजूद है और बेतहाशा मौजूद है। ये एक हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बाकी चीजें तो हमारी नेगेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहरहाल बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके अपना भी तजर्बा है, खेलने का भी, खिलाने का भी, एज कोच भी। और आप पहले शख्स थे पाकिस्तान में जिन्होंने लेवल 3 के बाद 4 किया और काफ़ी अरसे कोचिंग से वाबस्ता रहे। और पहले आप शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेट एकेडमीज का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। क्योंकि हम भी जब देखते हैं कि कस्टम क्रिकेट एकेडमी हम जाया करते थे तो एकेडमी का नाम हमने वहीं से सुना था। उसके बाद चारों तरफ दुनिया पूरे पाकिस्तान में एकेडमीज बनते हुए देखी और एकेडमीज हमने देखी। सो जलाल भाई, आपका बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया आपका कि आपने अपना ऑब्जर्वेशन थॉट शेयर की। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके साथ करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लर्निंग टू लर्न वाली बात रहेगी और जब तक ये रहेगी हम बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जलाल भाई। और थैंक यू। आप, मेरे लिए ऑनर है आपका ये टाइम, आपकी ये थैंक यू। एक्सपर्ट राय सबके लिए होगी। थैंक यू वेरी मच जलाल भाई। थैंक यू। थैंक यू अतर। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।